19वीं सदी की शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पैर पसार चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे चलाने वाले पुरुषों को युद्ध के लिए जाना पड़ता था और इस कारण अक्सर ऐसा होता था कि काम बीच में बंद कर दिए जाते थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फैक्ट्री ओनर्स की तरफ से महिलाओं को अपनी फैक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया। ये वो टाइम था जब महिलाएं सिर्फ घरों से जुड़े काम किया करती थी, लेकिन इस इंट्रोडक्शन ने एक नए रास्ते को खोल दिया और आज की तारीख में पूरी दुनिया में 100% सीईओज में से 5.4% सीईओ विमेन है। चाहे ग्लोबल लेवल की बात की जाए या फिर इंडिया के लेवल पर, 200 सालों के इस जर्नी में बहुत कुछ बदल चुका है और हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां महिलाओं का इकोनॉमी पर इफेक्ट इसे शिकोनॉमी बना रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसका असर इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या देखने को मिलेगा? जब इंडिया की पहली बार जनगणना हुई तब उस समय इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 36 करोड़ थी। उस समय के सेक्स रेशियो को देखते हुए ये डिराइव किया जा सकता है कि उस 36 करोड़ में से तकरीबन 16 करोड़ महिलाएं थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 16 करोड़ में से जॉब करने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ 7 लाख थी, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ 93 लाख महिलाएं ऐसी थी जो कि सिर्फ हाउसवाइफ थी। अगर एम्प्लॉयड विमेन की बात करें तो इसमें भी एक बड़ा नंबर जो था वो खेतों, फिशरीज और फॉरेस्ट से जुड़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए था। अब अगर आज की तारीख में इस डेटा को कंपेयर करें तो हमें नजर आता है कि कैसे कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की डेट में पूरी दुनिया में 5.4% सीईओज महिलाएं हैं। अगर 1951 के मुकाबले आज देखा जाए तो महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट की संख्या 7 लाख से बढ़कर लगभग 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसमें भी सबसे जरूरी बात यह है कि उनके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इस रिपोर्ट में ये देखा जा सकता है कि कैसे एम्प्लॉयड महिलाओं का एक बड़ा परसेंटेज फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और सोशल सर्विस में एम्प्लॉयड है। इसी के साथ ये भी देखा जा सकता है कि दूसरी तरफ एग्रीकल्चर, फिशरीज और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में विमेन एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, यानी कि 4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 80% महिलाएं रेगुलेटेड और वेल पेड सेक्टर्स में हैं। इसके अलावा अगर इंडियन स्टार्टअप के स्टैट्स को उठाकर देखें तो ये देखा जा सकता है कि वहां पर 9000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें विमेन्स ने एस्टैब्लिश किया है। और तो और इन स्टार्टअप्स का रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स $30 बिलियन से ज्यादा का है, जो कि ये दर्शाता है कि 1951 से आज के हालात इंडियन लेवल पर और साथ में ग्लोबल लेवल पर बदल चुके हैं। अब यहाँ से 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि 1951 में जब महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 7 लाख था तो आज की डेट में ये 4 करोड़ तक कैसे पहुंचा? और दूसरा ये कि जिस देश में लगभग 69 करोड़ महिलाएं हैं वहाँ सिर्फ 4 करोड़ महिलाओं को ही एम्प्लॉयमेंट क्यों मिल रहा है? बाकी के 65 करोड़ का अनएम्प्लॉयड होने के पीछे क्या चैलेंजेस है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन्होंने महिलाओं को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो 7 लाख से 4 करोड़ के नंबर पर पहुंच पाई। अब वैसे यहाँ एक फैक्ट का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये 4 करोड़ का नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? कोई भी इंसान कॉमन सेंस के साथ यही कहेगा कि अगर उनकी पॉपुलेशन 16 करोड़ से 69 करोड़ हुई है तो उनका एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। पहले जहां वो फैसले ना ले पाने की सिचुएशन में हुआ करती थी, इस सेक्टर के बदलाव ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से उनके फैसले इकोनॉमी को सीधा इम्पैक्ट करते हैं और किसी हद तक उन्हें इररिप्लेसेबल भी बना देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इसमें एक बहुत बड़ा रोल है लिटरेसी रेट का। साल 1951 में विमेन लिटरेसी रेट तकरीबन 8.86% थी। 1961 में ये बढ़कर 15%, 1971 में 21%, 2011 में 65% और इस टाइम 77% है। अगर लिटरेसी की डेफिनेशन देखें तो उस इंसान को लिटरेट कहा जाता है जो कि अपने नाम को किसी भी भाषा में लिख या पढ़ सकता है। लेकिन इस 77% की लिटरेसी को अगर एनालाइज किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि ये 77% सिर्फ डेफिनेशन तक लिमिट नहीं किया गया है। एक डेटा के अनुसार सिर्फ साल 2023 में ही 3 करोड़ 94 लाख लड़कियों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। हर साल ग्रेजुएशन में एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स का डेटा उठाकर देखा जाए तो उसमें 48% महिलाएं होती हैं। और अगर इन 48% का ब्रेकडाउन करके देखा जाए तो इसमें से 43% महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि स्टेम के सेक्टर में पढ़ रही होती है। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
स्टेम के अलावा अगर टीचिंग, लॉ और डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो यहाँ भी परसेंटेज काफी हद तक बढ़ा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले 70 सालों में महिलाएं सिर्फ लिटरेट ही नहीं हुई हैं, उन्होंने लगातार इम्प्रूवमेंट के जरिए अपने सेक्टर्स खुद चूज किए हैं और आगे जाकर उन्होंने उन सेक्टर्स में अपने लिए जगह भी बनाई है। अब अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए होता तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, मुझे तो दोनों से बराबर ही प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है और दोनों ही जेंडर बेसिक लेवल पर मेरे बिजनेस को इक्वल वैल्यू देने वाले हैं। पर हार्वर्ड और फोर्ब्स की कई रिसर्च में पाया गया है कि फीमेल एम्प्लॉयज बिजनेस के लिए फाइनेंशियल गेम चेंजर साबित होती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो निकलकर सामने आया वो था अडेप्टेबिलिटी। महिलाएं अपने वर्क की ह्यूमन साइड को बहुत जल्दी समझती हैं और उनके लिए बिजनेस को अडेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है और इस तरह की अडेप्टेबिलिटी उन्हें दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में काफी मदद करती है। एंड फैक्ट ये है कि ज्यादातर बिजनेस फेल भी इसी कारण से होते हैं क्योंकि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाए थे। ऐसा देखा गया है कि विमेन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में स्टेबिलिटी लाती है और जैसा कि आपको पता ही है कि स्टेबल बिजनेस लॉन्ग टाइम में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अब जबकि आप ये समझ चुके हैं कि किस तरह से महिलाएं एक इकोनॉमी का इंटीग्रल हिस्सा बन चुकी हैं, सवाल ये उठता है कि 1951 से लेकर अब तक उनकी पॉपुलेशन का सिर्फ 6% हिस्सा ही एम्प्लॉय हो पाया है। आखिर वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें आज भी फेस करने पड़ रहे हैं? अगर इन चैलेंजेस को क्लासिफाई करें तो ये चैलेंजेस दो तरह के होते हैं। पहले वो जो कि उन्हें किसी भी वर्क प्लेस को ज्वाइन करने से पहले फेस करने पड़ते हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज है सोसाइटल प्रेशर का। इसमें दो फैक्टर्स को समझा जा सकता है। पहला है मैरिज फैक्टर। किसी भी यूथ के कैरियर को बनाने के लिए जो पीक ईयर्स होते हैं वो 21 से लेकर 27 साल होते हैं और इंडिया में महिलाओं के लिए एवरेज मैरिज एज 22.7 ईयर्स है और पुरुषों के लिए एज 24.9 ईयर्स है। मतलब जिस एज में महिलाएं एम्प्लॉयमेंट तलाशने की सोचें तब तक उनकी शादी ही कर दी जाती है। एक्सेप्शन केसेस में कई बिजनेस फाउंडर्स ऐसे भी देखी गई हैं जो कि मैरिड है, लेकिन अगर हम जनरल केसेस की बात करें तो शादी करने के बाद महिलाओं को एक बड़ा हिस्सा फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाता है। ये नंबर 35% है। यानी कि अगर 1000 महिलाओं ने शादी की तो उसके बाद 350 चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड हो या फिर कितनी भी टैलेंटेड हो, अपना पूरा समय हाउस मेकिंग में लगाने वाली है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50 करोड़ महिलाएं भारत में एवरेज मैरिज एज के आसपास हैं। अब अगर दूसरे आंकड़ों का रेफरेंस लें तो वो ये बताता है कि इंडिया में शादी की उम्र के आसपास पहुंच चुकी महिलाओं में से 49% ऐसी हैं जो कि शादीशुदा हैं, यानी कि लगभग 25 करोड़ महिलाएं। और अगर इसी रेफरेंस को थोड़ा और बढ़ाएं तो आपने ये तो अभी जाना ही है कि कैसे 35% महिलाएं शादी के बाद फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाती हैं। यानी कि तकरीबन 25 करोड़ में से 8.25 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि होम मेकर है। इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवरऑल 100% में से 92% महिलाएं ऐसी हैं जो कि 8 घंटे से ज्यादा की जॉब नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें साथ में घर को भी संभालना पड़ता है। इन फैक्टर्स को देखते हुए आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से महिलाओं को एम्प्लॉयड होने से पहले चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार एम्प्लॉयड हो जाने के बाद प्रमोशन न दिए जाने से लेकर पे आउट डिस्पैरिटी और फाइनेंशियल इलिटरेसी जैसी प्रॉब्लम्स भी मौजूद रहती हैं, जो कि ये अश्योर करती हैं कि फीमेल्स किसी भी तरह से प्रोफेशनल एक्टिविज्म से हार मान लें। अब हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होने के पीछे सिर्फ स्टीरियोटाइप का फैक्टर काम करता है, लेकिन ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया में इन फैक्टर्स ने महिलाओं को डीमोटिवेट नहीं किया है। इंडिया में विमेन इकोनॉमिक पावर हर बीतते साल के साथ बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन महिलाओं की तरफ से किया जाता है, जो कि तकरीबन $800 बिलियन बनता है। अब 48% आबादी होने पर यह कहा जा सकता है कि यह काफी कम है, लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि हम ऐसी क्लास की बात कर रहे हैं जहां से फुल टाइम एम्प्लॉयज सिर्फ 8% है और उनके लिए एडिशनल चैलेंजेस भी मौजूद हैं। ऐसे में 18% का कंट्रीब्यूशन हर साल बढ़ता हुआ नजर आना एक पॉजिटिव बात है। इससे ये समझा जा सकता है कि इकोनॉमी में शेकोनॉमी का शेयर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, ये किस साल तक 50% पर पहुंच जाएगा? कमेंट करिए। इसके बाद हमारा ये वीडियो देखिए जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे राम मंदिर अयोध्या के लिए ये फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक है। और ऐसी ही और सोशल और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।